अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये जो एक पॉइंट है कि जो उमर अल्ताफ़ बंदयाल साहब थे वो जो फैसले करते थे उनको तो तहरीक इंसाफ बहुत पसंद करती थी, और अब काजी फाजिसा साहब जो हैं वो बड़े बुरे लगना शुरू हो गए हैं तहरीक इंसाफ को। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि आपकी हुकूमत के दौर में उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर हुआ था। तो ये जो एक नया कल्चर पाकिस्तान में पैदा हो गया, तेरा जज और मेरा जज, तेरा जज बुरा है तो मेरा जज अच्छा है, क्या ये कल्चर जो है ये ख़त्म हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से? ये ख़त्म हो जाएगा? जी देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं जज जज खेलने वाली बात, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारा एक टेंडेंसी है और बड़ी देर से ये चल रही है, अभी नहीं आई, कि जब किसी के हक़ में फ़ैसला आता है तो वो बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है जज, और जब किसी के ख़िलाफ़ आता है तो वो बुरा लगता है। और फिर ये एक माहौल ही बन गया है, और इसमें कोई एक साइड को आप सिर्फ नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत है, इसमें सारे ही शायद एक ही लाइन टो करते हैं। लेकिन कईयों के पीछे वजूहात होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जज को छोड़ें और आप जजमेंट को देखें, और जजमेंट पे आप बिल्कुल तनकीद करें। बाकी जज साहब ने गलती की नहीं की, उनको हिस्ट्री और तारीख़ जो है वो ख़ुद ही जज करेगी। अब जस्टिस मुनीर की भी बातें होती हैं, बड़े लर्नेड जज थे लेकिन उन्हें फैसले ऐसे कुछ किए जिसकी वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और उसकी वजह से पूरी जुडिशरी को नुकसान हुआ। लेकिन ये अब एक हमारा एक रिवाज बन गया है कि अब हम सीधा डायरेक्टली जज को अटैक कर देते हैं, ये देखे बगैर कि वो जजमेंट क्या है या क्या नहीं है। गलतियाँ बहुत कर रहे हैं जज साहिबान, कोई शक नहीं है उसमें कि बहुत सारी जजमेंटें गलत आई हैं। सबसे अहम जो जजमेंट मेरी नज़र में जो बिल्कुल गलत है और जिसको किसी सूरत में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो है सिंबल केस की, और बिल्कुल गलत जजमेंट है। लेकिन आप जज पे तो तनकीद नहीं करेंगे, आप जजमेंट पे तनकीद करनी चाहिए आपको, और वही मैं करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा। और हो सकता है कल को वो जजमेंट सेट असाइड भी हो जाए। अच्छा, लेकिन इसका अब क्या हल क्या है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना देंगे तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। जब तक, और एक बड़े जूरिस्ट ने बात की है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब उसने कहा कि जब जज साहिबान ने बड़े कुछ 100 साल पहले कहा था कि जब जज साहिबान सियासी केसों में सियासतदान उनको इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वो तनकीद का निशाना बनेंगे, और उनके ऊपर भी उसी तरह तनकीद होगी जिस तरह सियासतदानों पे होती है। और यही हाल हमने देखा। हम बड़ी देर से इंसिस्ट करते रहे जुडिशरी को कि आप सियासत में ना हिस्सा लें, सियासत ना खेलें, अपने आप को दूर रखें इससे। लेकिन ये 20 साल से आहिस्ता आहिस्ता, इनफैक्ट इफ्तिखार चौधरी साहब जब के आए थे उस वक्त से एग्जेक्टिव में जब इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ तो वो क्रिटिसिज्म फिर बढ़ता गया। फिर सबसे बड़ी गलती मेरी नज़र में अदालत ने ये रिसेंटली की कि उन्होंने ओपन मीडिया में अपनी बहस शुरू कर दी दिखाना। जब लोगों ने ये देखना शुरू किया तो फिर ऑब्वियसली जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप आ जाएं तो फिर मैं भी बात कर सकता हूँ कि इस जज का ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है या गलत है, और आप भी बात कर सकते हैं, फिर कोई रुकावट नहीं होती। और जब पब्लिक अरीना में आप आ जाएं बहस पे तो फिर आप हर चीज़ें कह देते हैं लोगों को, फिर वो कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं होती। और फिर उसके बाद फिर यही होता है जो अब आज हम देख रहे हैं कि फिर जजेस आपस में भी लड़ना शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा क्राइसिस बन जाता है। अच्छा, और इस पे तो मेरी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इसका आंसर नहीं है। आंसर ये है कि हमें सबको अपना एक चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट। अच्छा, अब जुडिशरी को भी, पॉलिटिशियंस को भी, अवाम को भी, मीडिया को भी। जब वकला से हम पूछते हैं जी कि जो जजेस हैं इनकी लड़ाई की वजह क्या है, आप ज़रा हमें समझाएं, तो वो क्या बताते हैं, ज़रा सुने कुछ वकला जो है वो क्या बता रहे हैं। बदकिस्मती है कि जजेस पोलिटिसाइज हो गए हैं या कर दिया गया है, और अब मसाइल ईगो पे आ गए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो रही है। मुतालबा ये करते हैं फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले भी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी तो खतूत ख़त्म हो गए थे। देखिए, ख़त लिखने की एक तो वजह असूली है। जस्टिस मुनीर का जो इख्तलाफ है वो उनका इख्तलाफ ये था कि जब 2 मेंबर कमेटी है तो उनको तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का अख्तियार ही नहीं है, और वो लिहाजा मैं इस बेंच पर नहीं बैठता। हर मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो अपने अमल को जो है जस्टिफाई करने के लिए खतूत लिख रहे हैं। ये रवायत जो है मैं समझता हूँ कि इतनी सेहतमंद नहीं है।
बुनियादी तौर पे तो जो नज़र आ रहा है वो कोई शायद इख्तियारात की तकसीम है, या कोई ये है कि अगर पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करने जा रही है तो उसको रोकना है, या बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आजकल जो खतूत, इसकी बुनियादी वजह ये है कि कुछ जजेस साहबान जो है वो जस्टिस मुनीर वाली तारीख दोहरा रहे हैं, और कुछ आज़ाद मंश जजेस हैं जो इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया और आइन और कानून को बुलंद करना चाहते हैं। अच्छा, तलाल चौधरी साहब और भी बहुत से वकील जो है उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, मैं वो तो नहीं आपको सुनवा सकता, लेकिन एक इसमें जो तजवीज़ नज़र आ रही है कि फुल कोर्ट अगर बुला लिया जाए इस इशू पे तो फुल कोर्ट मसला हल कर सकता है। तो ये जो हम सवाल उठा रहे हैं जी कि जजों की लड़ाई क्यों हो रही है, तो ये सवाल भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जब पहले से ही किसी के जहन में हो कि इसके इतने दिन रहते हैं, इसके उस वक्त तक इसको चलने नहीं देना, काम करने नहीं देना। नहीं, पहले से अगर किसी के जहन में ये हो कि इसने एक्सटेंशन लेनी है और ये मज़ीद 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी सरबराह बनने वाला है, तो फिर वो धमकी देंगे ना, जिस तरह आज दी है उन्होंने। ये काम पार्लियामेंट का है। अच्छा, और पार्लियामेंट का काम, और पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियंस का और सियासी जमातों का पहला काम है कि वो कानून आइन की हिफाजत करें। तो तलाल साहब फिर देखें ना, फिर जो 63A का जो केस है उसका जो फैसला लिखेंगे काजी फायज ईसा साहब, तो उसका फ़ायदा तो फिर खुद उनको होगा ना, क्योंकि बाद में पार्लियामेंट ने अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना है तो वो तो फिर काजी साहब अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। 63A का जो फैसला हुआ है वो ठीक हुआ है, आप कह दें गलत हुआ है। तो अगर उसको कोई बंदा ठीक करने जा रहा है नहीं तो वो आप उसको गलत कह रहे हैं, तो वो उसमें खुद क्यों बैठ रहे हैं? नहीं, कमाल हो गई, क्योंकि वो बेनिफिशियरी बनेगा ना उसके। पार्लियामेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने, काजी साहब ने खुद फैसला करना है। और दूसरी बात, किसने जाना है किसने रहना है, पार्लियामेंट इसका फैसला करेगी। अच्छा। और दूसरी बात है, ये दिन गिनने वाले जो है ना, अल्लाह ना दिन गिने, दिन गिनने वाला कोई नहीं होता। बाकी रही बात, ये जब 2004, 5, 6 में ये COD, आप तो गवाह हैं उन चीज़ों के, उस वक़्त पता था कि इस मुल्क में गुड टू सीजू होगा या फलाना होगा या फलाना होगा, ये सारी चीज़ें उस वक्त कॉन्सेप्ट था। अब मसला क्या है, सही चीज़ को भी इसलिए सही नहीं कहना क्योंकि बानी PTI जो है ना वो इस सही को भी सही नहीं कहने देता। PTI को छोड़ दें, मुझे ये बताएं मुझे ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उस पर ये पार्लियामेंट अमल दरामद करना चाहती है? बिल्कुल करना चाहती है, पूरे का पूरे चार्टर पे जितना हो सके, जितना हो सकता है जी। 50% भी कर दें तो बहुत बड़ी बात है। पहले भी किया था 18th अमेंडमेंट में, उसमें 19 जो है वो गर्दन ते गोडा रख के ना करवाते, वो 19th वो पार्लियामेंट आज के दिन तक यरगमाल है उस 19th अमेंडमेंट की। पार्लियामेंट को तो अपनी आज़ादी के लिए जल्दी से जल्दी तरमीम करनी चाहिए, 18वीं तरमीम। लेकिन तलाल साहब आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि गर्दन पे गोडा रख, यानी गर्दन पे घुटना रखा। इफ्तिखार चौधरी साहब ने रखा था, बिल्कुल। उनको किस पार्टी की सपोर्ट हासिल थी उस वक्त? तो बिल्कुल हमने किया था, हम अदलिया को आज़ाद करा रहे थे, हमें पता नहीं था कि जज आज़ाद हो जाएंगे, अदलिया वहीं रह जाएगी। मतलब अब अगर कोई गलती मान लेनी चाहिए, हमारी नीयत में कोई फ़र्क नहीं था। हाँ, हमारी नीयत में फ़र्क होता तो नवाज शरीफ गुजरांवाला से वापस पूरा इस्लामाबाद पहुंचते। अच्छा, अली जफर साहब ये बताएं कि अगर ये पार्लियामेंट जो है, ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है 2006 का, अगर उस पर 50% भी अमल दरामद कर देती तो आपके ख्याल में अच्छा नहीं होगा? देखिए जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था लंदन में, जब ये दोनों सब लोग, दो बड़ी पार्टीज थी उस वक्त, वहाँ बैठ के उन्होंने एक चार्टर बनाया था। उसमें बहुत सारी शिकें थीं, एक यस आईनी कोर्ट की भी थी, और ये एक शिक ये भी थी, शायद तलाल साहब को याद हो, उसका नंबर शायद 14 नंबर था या 15 नंबर था, जिसमें शिक में ये लिखा था कि इस्टेब्लिशमेंट की किसी किस्म की कोई भी जो पार्टी है वो उसको नहीं मंजूर करेगी उसकी मुदाखलत। नहीं, वो नंबर 22 था, वो नंबर 22 था, और उसमें एक कहा गया था कि हम फौज की मदद से कोई भी गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, ये था, नहीं लाएंगे। हाँ। अच्छा, अब ये सारी बातें, उसमें बहुत सारी और शिकें भी थी इस किस्म की, और अगर आप अमल दरामद करना चाहते तो आप बहुत अरसा पहले, क्योंकि ये तो देखें कितने साल हो गए हैं, बहुत अरसा पहले आप उस पर अमल दरामद कर चुके होते। ये एकदम अचानक
ख्याल आया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, और फिर उस पर कोशिश की गई कि आप सेनेटर्स और एमएनएज़ को इकट्ठा करके एकदम यकायक पास कर दें। किसी ने ड्राफ्ट वो देखा भी नहीं हुआ था। उस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में 80 से ज़्यादा तरामीम थीं। उसमें ये भी कहा गया था कि हाई कोर्ट की ताकत ख़त्म कर दी जाए, सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाए, मिसिंग पर्सनस का अगर कोई इशू आए और नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो तो वो हाई कोर्ट उसको उसके बुनियादी हकूक़ इन्फोर्स नहीं कर सकता। ये भी उसमें था शिक। और इस किस्म की शिक थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना जाएगा और प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे कि उसमें कौन होगा जज। ठीक तो है। इस किस्म की अजीब व गरीब जो शिकें थीं वो हुकूमत ने लाने की कोशिश की। यही हुकूमत जिसका ड्राफ्ट शायद किसी ने देखा भी नहीं था, लेकिन सारे एमएनएज़ और सेनेटर्स जो थे हुकूमत के, वो तैयार थे उस वक्त साइन करने के लिए। वो तो शुक्र है मौलाना फजलुल हक साहब ने उस वक्त कह दिया कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है, और वैसे भी नंबर्स उनके पास नहीं थे हुकूमत के, तो ये मामला बच गया। वरना ऐसी आईनी आइन को अमेंडमेंट्स नहीं थी, वो आइन को तोड़ने वाली बात थी। ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता आइन टूट जाता उस अमेंडमेंट से तो नुकसान हम सबको होना था। वो तो अभी बचत हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो केस जिसकी आप बात कर रहे हैं ये फिर एक अटैम्प्ट हो रही है। और इस बार अजीब बात है और परेशानी की बात यह है कि इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसका कोई ताल्लुक नहीं है 63A से, जिसका सिर्फ ताल्लुक ये है कि वो अपना जो वकीलों की वेलफेयर है उसका ख्याल रखे, वो अब कूद गई है मैदान में। लेकिन और वो कह रही है आप कि भी जनाब सदर ये रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को आप भी सुप्रीम दुरुस्त कोर्ट करें। बार के सदर रहे हैं, और जो सदर हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के, अगर मैं गलत नहीं तो उनका ताल्लुक भी आप ही के ग्रुप से है, तो फिर वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं? आपने उनको क्यों नहीं समझाया? जी, मैंने बिल्कुल समझाने की कोशिश की और करता रहूँगा, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त बहस कर रहे हैं अपना, और एज ए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार कर रहे हैं। उन्होंने आज ये नहीं कहा कि मैं एक वकील की हैसियत से कर रहा हूँ, वो एज ए प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो इसलिए वो मुझे परेशानी है कि वो पूरे वकला कम्युनिटी की तो आवाज़ नहीं है। वो शायद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होते तो मैं कुछ ना कहता, या अगर वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते एक लॉयर पे तो मैं शायद कुछ ना कहता, लेकिन वो एक लीगल कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, और लीगल कम्युनिटी इस मामले में एक पेज पे नहीं है। चलें इस पर लीगल कम्युनिटी जो है वो उसको इस तरह रिप्रेजेंट करना दुरुस्त नहीं है। ये इस केस में हुकूमत अच्छा, अगर अब आती इसमें रिव्यू में तो वो अलग बात आपने थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया, तो उनका ये कहना है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, और उसके बाद वो ड्राफ्ट जो है वो हुकूमत के पास जाएगा।